Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching Executive Coaching Center's Zoom online sessions. Today we'll discuss or practically work on all those steps which have already been learned in previous classes about English essay. मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सा आपको ना ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ भी लेकर के जाऊं. तो आज के लेक्चर में वैसे तो स्केड्यूल यही था कि हम कुछ फर्दर स्टेप्स को अंडरस्टैंड करें, लेकिन क्योंकि हमने इनिशियली कुछ स्टेप्स पे काम किया है, कल फर्स्ट 4 स्टेप्स पे बात की है, हाउ यू कैन लिमिट योर गिवन टॉपिक और गिवन टॉपिक को कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है, मेन थीम या आइडिया उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसके मेन फीचर्स कैसे डेवलप करने हैं, थिंकिंग पैरामीटर्स कैसे बनाने हैं, और फिर उसी टॉपिक पे आपने लेटर ऑन फर्दर किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर जो हमने कल डिस्कस किया था, इंशाल्लाह ताला उसी टॉपिक के ऊपर कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कुछ एरियाज अंडरस्टैंड करेंगे, और मैं आपको बबल डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा. नॉर्मली इसको यूज तो किया जाता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स पॉइंट फॉर्मेट में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बट मोस्टली जो लिंग्विस्टिक में जब आप सेल्फ राइटिंग करते हैं तो बबल डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस है. और जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हैं, ज्यादातर लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात मालूम है कि कैम्ब्रिज की जो ऑक्सफोर्ड की पब्लिश बुक्स हैं उसमें बबल डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज आपको अनसीन टॉपिक्स को खुद से ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, तो उसके लिए आप एक बबल क्रिएट करते हैं. वो कैसी होती है उसके ऊपर भी बात करते हैं. सो लेट्स आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिएगा जी, लेक्चर नंबर 7 है, और जैसा कि आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस्ड है चीज़ें कि वो हमारे तमाम फॉलोअर्स जो हमें यूट्यूब पे हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने पहले ही दिया हुआ है. एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर जाके इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ आप लिखें, फेसबुक पे ECC.Farhan लिखें, या फेसबुक पे भी आप एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर इन्हीं स्पेलिंग के साथ लिख सकते हैं, तो हमारा ऑफिशियल पेज आ जाएगा. फेसबुक पर ही CSS PMS मेंटोर के नाम से हमारा ग्रुप भी चल रहा है. अगर मेरी अपनी जाती जो पर्सनल एक मेरा पेज है मोहम्मद फरहान खान अब्बासी के नाम से, इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ग्लोबल पॉलिटिक्स, रिलीजन, आइडियोलॉजीज, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, खासकर मेरी वीडियोस भी उस पर अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन, फेसबुक पे जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ, इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी है. एज फॉर एज इट इज कंसर्न फॉर जूम क्लासेस, जो स्टूडेंट अटेंड करना चाहते हैं, हमने डायरेक्टली 50% तो डिस्काउंट ऑफर किया. दूसरा, कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 0332869722 इस पे भी राब्ता किया जा सकता है. अब आते हैं जी लेक्चर के ऊपर. तो लेक्चर में हमने जैसे कि ये चीज़ कल डिस्कस की थी, दैट अकाउंटेबिलिटी एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान. तो इसके शुरू के स्टेप्स तो हमने कर लिए थे, जिसमें हमने इसको लिमिट कर दिया था और कुछ चीज़ें हमने कर ली थी. तो हम कोशिश करेंगे कि अभी डायरेक्टली आपको मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ लेके जाऊं. देखें जी, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रही है, इट इज़ अ बबल डायग्राम. काफ़ी मेहनत के साथ मैंने बनाई है. मेन फीचर्स हमने अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने निकाले हैं. स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले एक और चीज पे लेके जाता हूँ, रफ आउटलाइन के ऊपर. चलें, रफ आउटलाइन दूसरे पेज पर है, इधर ही डायरेक्ट आउटलाइन पे आ जाते हैं. एक सिंपल सी आउटलाइन मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. जब आप स्टेप 1 कर लेते हैं ना, स्टेप 1 इज दैट कि आपने एक टॉपिक लिखा अपने आंसर शीट के लास्ट में, और अब आपने उसको सर्कल किया या उसको अंडरलाइन किया, उसके मेन कीवर्ड्स निकाले कि इसमें मेन बात क्या कर रहा है. जिस तरह कल हमने अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड कल के लेक्चर में देखा, फिर आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया. एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है दैट कि आप उन मेन कीवर्ड्स को जहन में रखते हुए रीफ्रेज करते हैं अपने गिवन प्रॉब्लम, गिवन टॉपिक या ऐसे के उस टॉपिक को. जब आप रीफ्रेज कर रहे होते हैं तो उसमें आसान अंग्रेजी में आप लिख लेते हैं ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है इसमें,
اور कौन सा ऐसा कोर एरिया जिसके ऊपर हमने फोकस करना है। जब आप वो काम कर लेते हैं तो फिर आप उसके मेन फीचर्स बनाते हैं कि इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात होगी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात होगी, इसके रीजनल एस्पेक्ट पे बात होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट पे बात होगी। जैसे विद रेफरेंस टू आप अपने ही इस टॉपिक की बात करें जो अकाउंटेबिलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है एहतसाब का ताल्लुक किसी रियासत और फर्दर रियासत के इदारों से होता है। फिर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है जिसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट एसओपीज इदारों में बने होते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि पूरे का पूरे इदारे की अकाउंटेबिलिटी होती है। इसी तरह एग्जेक्टिव की अकाउंटेबिलिटी भी होती है जो मुमलिकत या रियासत के निज़ाम को चला रहे होते हैं, चाहे वो सिलेक्टेड हो, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो कोई मोनार्की चल रही हो, फिर भी वहां पर एक सिस्टम रखा जाता है। उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है जिसके लिए मीडिया एज अ पिलर हमारे सामने आया। बेसिकली तो प्रेस मीडिया को ये आप समझ लें ऑनर हासिल है, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया आया तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म देखते हैं। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बट अकाउंटेबिलिटी और भी डिफरेंट पैराहों में होती है, जिस तरह इंटरनल एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी थ्रू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इदारों की अकाउंटेबिलिटी के लिए, जुडिशरी मौजूद होती है। इसी तरह एग्जेक्टिव्स को फिर फर्दर एग्जेक्टिव भी अकाउंटेबल करते हैं रूल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये तमाम चीजें जब हमने पहले 4 स्टेप कर लिए तो हम 5वें स्टेप पे वेरिएबल डेवलपमेंट यानी एक रफ आउटलाइन खाका बनाते हैं। उस रफ आउटलाइन में क्या होता है, हम रिदम के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आया है। जिस तरह क्वेश्चन फ्रेज किया जाता है उसी तरह हम उसकी खुद से कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं जिसको वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड जब उसने बात की तो पहला हमारी हेडिंग आउटलाइन में इंट्रोडक्शन ही होती है, और अगर आप देखें तो लास्ट हमारी हेडिंग कोई भी अगर हमारा टॉपिक होगा उसमें कंक्लूजन ही होगा। अब जो बीच वाला पोर्शन होता है ना किसी भी ऐसे का या आउटलाइन का, उसको हम बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी में हमने फिर खुद से टॉपिक को देख के खुद से एक स्टेटमेंट देनी होती है जिसको मेन या मेजर वेरिएबल हेडिंग कहा जाता है, और उसके नीचे सब हेडिंग्स आती हैं। फॉर एग्जांपल जो दूसरी हेडिंग है नॉर्मली इस एग्जाम के लिए ये मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। उसकी रीजन ये है कि जब आप ऐसे लिखते हैं आउटलाइन के बाद जब आप अब पैराग्राफिंग करेंगे तो अब आप कंप्लीट ऐसे में शुरू से लेकर आखिर तक कोई हेडिंग नहीं दे सकते, आपने सिर्फ पैराग्राफिंग ही करनी होती है। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपके पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंगली आपकी आउटलाइन से उसको मैच करता है कि जितने आपने पैराग्राफ दिए हैं ये किस आपके जो आपने स्टार्टिंग में आउटलाइन या खाका दिया उसके अकॉर्डिंगली है। तो जो पहला आपका पैराग्राफ होगा ऐसे में वो इंट्रोडक्शन का होगा, दूसरा पैराग्राफ होगा जो मेन थीम है उसकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आप लिख सकते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन लिख सकते हैं, या कॉन्सेप्चुअलाइजेशन लिख सकते हैं। तो हमने इधर टर्म दी है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द टर्म अकाउंटेबिलिटी। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि एग्जामिनर को आपने कुछ हद तक कन्विंस भी करना होता है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। तो फर्स्ट इस मेन हेडिंग की कोई सब हेडिंग नहीं होती, इसमें आप जिस तरह रिसर्च आर्टिकल में हम एक एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं, इसमें एक थीम पता चल जाता है कि किन किन एरियाज पे बात की जाएगी। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं अकाउंटेबिलिटी की, इंटरनेशनली किसी चीज को रेफर कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के थ्रू या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली अकाउंटेबिलिटी किसको कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, कौन अकाउंटेबल ठहराया जाता है, किस किस तरह से अकाउंटेबिलिटी होती है। दूसरा हमने क्या किया, चूंकि अब विद रेफरेंस टू पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी थी तो हमने हेडिंग दी एन ओवरव्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान, जिसमें हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और प्रेजेंट सिनेरियो को डिस्कस करना है। तो ये हमने बनाया। उसके बाद आ जाते हैं अकाउंटेबिलिटी बीइंग अ वाइटल टूल इन कंट्रोलिंग करप्ट प्रैक्टिसेस, इट्स रोल इन स्ट्रेंथनिंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब ये इसलिए दिया गया कि अगर आप वापस अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं तो आपको टाइटल में नजर आएगा, द टाइटल इज अकाउंटेबिलिटी इज एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इसको आपने वो हमसे पूछ रहा है डिस्कस करें,
जब हम इस टर्म को डिस्कस करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो इसकी एसेंशियल क्यों है? तो अगर आप देखें तो आप जिस तरह से आपको थीम दिया जाता है, जिस तरह से आपको टॉपिक दिया जाता है, उसी तरह से आप आते हैं। सबसे पहले आपने अकाउंटेबिलिटी पे बात कर ली, इसके हिस्टोरिकल और कॉन्टेम्परेरी एक छोटा सा दो एक एक पैराग्राफ में आपने इसको डिफाइन किया कि जब पाकिस्तान फॉर्मेटिव फेज में था, बन गया था, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का क्या रोल था, आज का करंट सिनेरियो क्या है, और किस तरह अब ये एसेंशियल है। अगर आप देखिए तो एसेंशियल पे जब हम आते हैं तो हमारी अगली वेरिएबल हेडिंग या मेजर हेडिंग जो है वो है अकाउंटेबिलिटी बीइंग अ वाइटल टूल इन कंट्रोलिंग द करप्ट, क्योंकि उसने कहा डिस्कस करें इसको। उसके बाद आगे आते हैं तो मेजर कंस्ट्रेंट which the accountability institutions are facing in Pakistan, hurdles in the way of accountability। ये दो मैंने वेरिएबल हेडिंग बनाई है, इन दोनों में से कोई एक आप फाइनल आउटलाइन में लिख सकते हैं। hurdles in the way of accountability या major constraint in which the accountability institution which the accountability institutions are facing in Pakistan, यानी वो इदारे, मुमलिकत के वो ऑर्गन्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं अकाउंटेबिलिटी करने के। एक तो विद इन द इंस्टीट्यूशन भी अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन एक एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अकाउंटेबिलिटी करते हैं। उनके रास्ते में कौन सी कंस्ट्रेंट है, कौन सी लिमिटेशंस है, लीगल लिमिटेशंस कौन सी हैं, सोशल स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, जुडिशियल सिस्टम हमारा कैसा है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन किस हद तक है, ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस किस हद तक है, सिस्टम किस हद तक ऐसा है जिसकी वजह से है। और फिर उसको हमने फर्दर जितने भी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की उसके पॉइंट्स हमने लिख लिए और आखिर में इसका हमने कंक्लूजन दे दिया। अब प्रैग्मेटिक मेजर, सॉरी, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, बेशक उसने मेजर्स पूछे हैं नहीं पूछे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिक मेजर्स कुछ आपने देने हैं। प्रैग्मेटिक मेजर्स टू बी टेकन बाय आवर accountability institutions for curbing the corrupt practices prevalent in our pure land, या land of pures भी आप कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो लफ्जी मतलब है वो है लैंड ऑफ प्योर्स, पाक लोगों की जिंदगी। तो अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, अब हम ये जो आउटलाइन एक खाका बनाया है, इसकी सब हेडिंग में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, ये तो मैंने आपके लिए पहले से एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। ये सब हेडिंग जो है ये वही ब्रेनस्टॉर्मिंग मटेरियल है जो हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो जब आपने खाका एक बना लिया, फॉर एग्जांपल आपने ओवरव्यू की हेडिंग्स दे दी, आपने अकाउंटेबिलिटी बीइंग अ वाइटल टूल इन कंट्रोलिंग करप्ट प्रैक्टिसेस इसकी एक हेडिंग दे दी, उसके बाद मेजर कंस्ट्रेंट इन द वे ऑफ अकाउंटेबिलिटी और प्रैग्मेटिक मेजर। अब इन तमाम मेजर हेडिंग्स के अंडर आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तो लेट्स कम टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो तमाम एरियाज जिसके ऊपर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तो स्टेप 5 है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब चूंकि हमने पहले वहां पर हेडिंग दी थी इंट्रोडक्शन के बाद, कॉन्सेप्चुलाइजिंग द टर्म अकाउंटेबिलिटी, तो देखते हैं जी अकाउंटेबिलिटी को आपके पास जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स इंस्टीट्यूशन टू कीप चेक ऑन द करप्ट प्रैक्टिसेस। तो अकाउंटेबिलिटी का जो मेजर कॉन्सेप्ट है या अकाउंटेबिलिटी का जो मेजर थीम है वो रियासत को चेक एंड बैलेंस रखना होता है। किसके ऊपर? ऑब्वियस सी बात है, रियासत के इदारों के ऊपर, इंटरनल पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल, इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम। अब चूंकि जो मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वो एक जमहूरी मुल्क है, तो अनटिल अनलेस जब पॉलिटिकल पार्टीज विद इन द सिस्टम अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होगी, हाउ इट कुड बी पॉसिबल के अकाउंटेबिलिटी जब वो गवर्नमेंट बनाए तो वो ला सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कंसोलिडेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी एंड नेशनल प्रोग्रेस। तो अकाउंटेबिलिटी का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है। अगर अकाउंटेबिलिटी है इसका मतलब है जो कानून और जो आइन एक दफा बना दिया गया है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो किया जाए। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी एंड नेशनल प्रोग्रेस, जिस मुल्क में भी कौमी तरक्की हो रही है इसका मतलब वहां अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो मैरिटोक्रेसी होगी।
उसके अलावा जी आगे आते हैं, एक और पॉइंट हमने इसमें, इट इज कॉल्ड बबल डायग्राम, ठीक है, इसके इर्द गिर्द हम ये तमाम चीजें पॉइंट्स अपने लिख देते हैं। उसके बाद इंश्योर्स ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी बाय होल्डिंग स्टेट ऑफिसर्स आंसरेबल टू द पब्लिक। ऑब्वियस सी बात है, आंसरेबल टू द पब्लिक नॉट इन अ सेंस कि आप को गवर्नमेंट ऑफिसर जवाब दे हैं, बट दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन अ वे कि जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन या ये जेडीज हैं, जो उन्होंने ओथ लिया, उसके अकॉर्डिंगली क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का है, यानी अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ आपने कहीं जाना है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में जाएंगे। और पाकिस्तान में आपने ओबर्न्समैन की एक टर्म सुनी होगी, मुहतसिब आला जिसको कहते हैं। प्रोविंशियल ओबर्न्समैन भी होते हैं, फेडरल ओबर्न्समैन भी होते हैं। तो ये वो वाली टर्म है कि आंसरेबल टू पब्लिक इन अ सेंस कि अगर वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं तो फिर पब्लिक उनके खिलाफ भी किसी इदारे में जाकर, जिसको ओबर्न्समैन कहते हैं पाकिस्तान में, वहां जाकर उनके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर सकती है ना। इट इज द वे दे आर अकाउंटेबल। इसके अलावा इम्प्रूव्स लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अकाउंटेबिलिटी का जो मेजर कॉन्सेप्ट है एहतसाब का, वो ये है कि लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्या इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ राइट्स तो नहीं हो रही। और ऑब्वियस सी बात है, जो राइट्स इन्फ्रिंज किए जाते हैं, छीने जाते हैं, वो अथॉरिटेटिव क्लास की तरफ से छीने जाते हैं, अथॉरिटेटिव सिस्टम में मौजूद ताकतवर लोगों की तरफ से होते हैं। तो अगर ह्यूमन राइट्स हैं, आपको अब बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है उस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी। और इट इज समथिंग लाइक विच यू कैन से दैट अकाउंटेबिलिटी, emergence of better and dedicated leadership। अकाउंटेबिलिटी का जो मेजर जो बेस है ना, वो लीडरशिप है। याद रखिएगा, फिश ऑलवेज स्टिंक फ्रॉम हेड्स डाउनवर्ड। जो मछली है, अगर वो सर के पास से स्मेल उसमें आ रही है तो इसका मतलब उसकी पूरी की पूरी बॉडी स्मेल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मछली सर से बासी है, खराब है, गंदी है, तो पूरे का पूरा उसका जिस्म गंदा है। अगर आपकी लीडरशिप ही अकाउंटेबल नहीं है, अगर आपकी लीडरशिप ही आंसरेबल नहीं है, अगर आपकी लीडरशिप ही करप्ट है, इट मींस दैट कि पूरी की पूरा सिस्टम ही करप्ट है। तो अकाउंटेबिलिटी का काम होता है इमरजेंस ऑफ बेटर एंड डेडिकेटेड लीडरशिप, यानी ऐसा सिस्टम अकाउंटेबिलिटी की वजह से, एहतसाब की वजह से उस माशरे में आ जाए कि बेहतर लीडरशिप आए। और जब हम लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बात करते हैं तो इसका कतन मतलब ये नहीं होता पॉलिटिकल लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप भी होता है। इदारों में बेहतरीन लोग, इंस्टीट्यूशन में बेहतरीन लोग, तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह जब बेहतरीन लोग आ जाते हैं। उसके बाद एंड ऑफ बजट डेफिसिट प्रॉब्लम एंड इंप्रूवमेंट इन रेवेन्यू कनेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जब अकाउंटेबिलिटी होगी, हर इदारा आंसरेबल होगा, तो पब्लिक भी आंसरेबल होगी। जब पब्लिक आंसरेबल होगी तो जो टैक्स चोरी करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, या जो बजट में आपकी एलोकेशन ऑफ फंड्स होते हैं, उसको जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज या ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटीज मिसयूज करती हैं, फाइनेंशियल करप्शन करती हैं, उसका भी खात्मा होगा। ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन इंटरनेशनल लेवल एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अकाउंटेबिलिटी का जो मेजर कॉन्सेप्ट है, उसमें एक और चीज भी है कि आप एक्सटर्नल नेशंस के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम देखते हैं दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनकी ग्रोथ की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि इंटरनेशनल इमेज उनका इतना स्ट्रांग है कि इन ममालिक के अंदर अगर आप जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट नंबर 1 डैमेज नहीं आप होंगे, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, नंबर 3 करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है तो ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। और आप याद रखिएगा, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज होती हैं वहां पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, बड़े बड़े इदारे होते हैं जो डिफरेंट मुल्कों में जाके अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं। तो अनटिल अनलेस आपके मुल्क का इमेज ही ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं, आपका सिस्टम स्ट्रांग है, उसमें स्ट्रेंथ्स है, तब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ले जी, ये तो हमने कुछ मेजर चीजें अभी डिस्कस की। दोबारा जाते हैं जी फर्दर। अच्छा जी, अब आते हैं इसके बाद सेकंड
जो हमने मेन हेडिंग बनाई थी, अब उसमें भी थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन स्ट्रेंथनिंग डिफरेंट सेक्टर्स। तो डिफरेंट सेक्टर्स कैसे अकाउंटेबिलिटी की वजह से बेहतर हो सकते हैं, जो हमारा मेजर थीम था आज के टॉपिक का, कि कैसे अकाउंटेबिलिटी एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो डेवलपमेंट, एसेंशियल, पाकिस्तान, अकाउंटेबिलिटी, ये हमारे कीवर्ड्स थे आज के इस टॉपिक के, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था। तो देखते हैं कैसे अकाउंटेबिलिटी जो है उसका रोल स्ट्रेंथनिंग में आता है डिफरेंट सेक्टर्स। नंबर वन, प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू स्टेट एंड इट्स नेशनल्स। तो नेशनल और स्टेट्स को एक फंडामेंटल राइट मिल जाता है, हकूक मिल जाते हैं। तो जब आप लोगों को आपके हकूक मिल जाएंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है एवरीवन इज अकाउंटेबल फॉर हिज गुड एंड बैड। अच्छा करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। प्रोडक्टिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज से नवाजा है। मैं सीधा सीधा सी कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा, जैसे कि आपने देखा रेकुडिक है, जैसे सैंडेक आपने देखा, थरकोल के प्रोजेक्ट्स देखे, पाकिस्तान में टूरिज्म साइट्स आपने देखी, पाकिस्तान विद इन द नेशन हमारी जो यूथ है, उसके अलावा हमारी जो लेबर है, उसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब का सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मिलकर आपकी पॉपुलेशन का एक आउटपुट बनता है। तो आप देखें ना, जब अकाउंटेबिलिटी होगी, एहतसाब होगा, तो आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव वे से यूज करेंगे। जब उनको प्रोडक्टिव वे से यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, आपका पैसा स्ट्रांग होगा, आपके पैसे की वैल्यू बनेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। तो इन अदर वर्ड्स क्या होगा, करप्शन नहीं होगी। मेरिटोक्रेसी आने से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है, जहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है वहां पर ग्रोथ भी होती है। कर्बिंग द करप्ट प्रैक्टिसेस, ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटेबिलिटी कैसे स्ट्रेंथन करती है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ किसी भी स्टेट को, कि ऑब्वियस सी बात है, स्टेट के दो ही मेजर एरियाज होते हैं। एक तो स्टेट के मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पिलर्स होते हैं जिसपे स्टेट खड़ी होती है, जिस तरह पार्लियामेंट हो गया आपकी, इसी तरह जुडिशरी हो गई, इसी तरह एग्जेक्टिव्स हो गए, इसी तरह आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो गया। तो एक तो जब अकाउंटेबिलिटी होगी तो ये स्ट्रेंथन होंगे। दूसरा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं जिनको गवर्नमेंट चलाती है, उनसे कमाई करती है, जिस तरह पीआईए है, जिस तरह ओजीडीसीएल है, जिस तरह स्टील मिल्स है, इसी तरह गवर्नमेंट के और इदारे हैं, पाकिस्तान रेलवेज है, पीटीसीएल है, आपके और ऐसे इदारे जिसमें बिल जनरेट होते हैं और लोगों से कमाई की जाती है। आपका पेप्को है, किसी दौर में इसको वापडा कहा जाता था, फिर उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, केईएससी आप देखते हैं, रेंटल पावर प्रोजेक्ट जो बने, ये भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी तो महंगी बिजली खरीदी गई। इसी तरह आप और बहुत से प्रोजेक्ट्स देखते हैं जिससे कमाई की जा सकती है, तो उसको एंटरप्राइज ऑफ द स्टेट कहते हैं। तो रियासत फिर अपने उन इदारों से भी बहुत सा पैसा कमाती है जिन इदारों से लोगों को बेनिफिट दिया जाता है, और उनमें जब अकाउंटेबिलिटी होगी तो उन इदारों में मेरिट पे लोगों को भर्ती किया जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी आएगी। इसी तरह गुड फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, याद रखिएगा जमहूरियत जो है ना, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब लोगों की वेलफेयर कैसे होगी, लोगों की वेलफेयर तब ही होगी जब जमहूरी जमातें जब वो आती हैं तो वो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर करें। तो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पैसा होना जरूरी है। तो पैसा कहां से कमाया जाएगा, पैसा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, उसके अलावा आप इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को बैलेंस करते हैं, एक्सपोर्ट्स ज्यादा करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस होती है जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, इनसे आप कमाई करते हैं। तो जब डेमोक्रेटिक हुकूमतें इस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगी और उनका जो पहला इंपॉर्टेंट जो आप समझ लें उनका एजेंडा होगा वो एहतसाब होगा, तो फिर गुड होगा, बेहतर होगा पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। जमहूरियत इससे परवान चढ़ेगी, और जमहूरियत कैसे परवान चढ़ेगी, जब लोगों के मसाइल हल होंगे और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होगी। उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज। ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटेबिलिटी जब होती है ना, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखे जाते, स्टेट के इंटरेस्ट देखे जाते हैं। चाहे इंडिविजुअल जितना मर्जी ताकतवर है,
چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, چاہے اس کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں, بٹ جب احتساب ہوگا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اسٹیٹ سینٹرک پالیسی کون سی ہے, پرسن سینٹرک, پروونس سینٹرک یا پارٹی سینٹرک پالیسیز نہیں ہوتی. پھر وہ چیزیں جو ریاست کے مفاد میں ہیں, اور یاد رکھیے گا جو ریاست ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے جو اس کے لوگوں کے یعنی اس کی پاپولیشن یعنی اس کے سبجیکٹ کے حق میں ہو. تو جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو پھر پالیسیز ہی ایسی بنے گی جو ریاست کو فائدہ دیں گے, جس طرح کے ویسٹ میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے. انفورسمنٹ آف فری اینڈ فیئر الیکشن, انفورسمنٹ تو نہیں ادھر لکھا جا سکتا, سوری, اسٹیبلشمنٹ یا ایگزیکیوشن, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. obvious سی بات ہے جب احتساب ہوگا تو پھر ویسے لوگ الیکشن میں نامینیٹ ہی نہیں ہوں گے, ان کے جو نامینیشن پیپر ہیں وہی ایکسپٹ نہیں ہوں گے جن کا کسی نہ کسی کرمنل یا فسکل کرپشن میں جن کی انوالومنٹ ہوگی, جن کے اوپر کیسز ہوں گے. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو جس کے اوپر جتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں اور جو جتنا زیادہ کرپٹ ہوتا ہے وہی الیکشن جیتتا ہے, وہی دوبارہ سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. پچھلی گورنمنٹ دیکھیں, اس سے پچھلی گورنمنٹ دیکھیں, اس سے پچھلی گورنمنٹ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز چینج ہو گئیں, دو چار چہرے چینج ہو گئے, لیکن مین سٹریم لوگ وہی بھی ابھی بھی سسٹم کا حصہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان کا احتساب ہوتا, ان کو سزائیں ملتی, ان کے آگے قدغن لگائی جاتی کہ اب یہ سسٹم یا ڈیموکریسی یا پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ نہیں بن سکتے, تو شاید ایسا نہ ہوتا. تو جب یہ سسٹم ہوگا تو فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہوں گے, یعنی لوگ جس کو ووٹ ڈالیں گے وہی حکومت کا حصہ بنے گا اور وہی سسٹم چلائے گا. پولیٹیکلی ایمبینس آف اوپننس, obvious سی بات ہے پھر آپ کے پاس ایک پورے کا پورا ماحول بن جاتا ہے. جب جس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں پر پولیٹیکل ایمبینس بھی ہوتی ہے, وہاں اوپننس بھی ہوتی ہے. کربنگ آف کرپٹ پریکٹسز, obvious سی بات ہے کرپٹ پریکٹسز چاہے انڈیویجول کرے, چاہے کوئی گروپ کرے, چاہے کسی انسٹیٹیوشن میں ہو رہی ہو, چاہے کوئی کلاس کر رہی ہو, وہ ساری کی ساری کرب کی جاتی ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان میں دو ایسے سسٹمز ہیں پیرالل چل رہے ہیں جو پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں ہی اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. پہلا, وہ ایلیٹ کلاس, چاہے وہ بیوروکریٹک ایلیٹ ہے, چاہے وہ جوڈیشل ایلیٹ ہے, چاہے وہ بزنس ایلیٹ ہے یا انڈسٹریل ایلیٹ ہے, ان کے اوپر کبھی بھی اس طرح سے قانون کی عمل درآمد نہیں ہو سکتا یا ان کی سزا اور جزا کا ویسا نظام نہیں ہو سکتا جو کانسٹیٹیوشن میں ہر فرد واحد یعنی پاکستان کے لیے لکھا گیا ہے, پاکستانی اس سے گزرتا ہے. دوسرا پیرالل سسٹم یہ ہے کہ ہم الٹرنیٹیوز تو پروڈیوس کر دیتے ہیں, لیکن جو طاقتور سیکرٹ کاؤز ہیں اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم سے یا پروسیس سے گزرنے نہیں دیتے. یعنی احتساب ایٹ سیلف اسٹرینتھن نہیں ہے. مثلا احتساب کی جو بیسک میں نے جس طرح آپ کو کانسیپٹ بتایا کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے, رول آف لا ہوتی ہے, تو رول آف لا تو صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن کی بھی ایک بک ہے, اس پہ عمل درآمد یعنی پریکٹیکلی ایگزیکیوشن کس نے کرنے ہیں, ہم لوگوں نے کرنے ہیں. تو جب اس کی ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے تو کرپٹ پریکٹسز کہیں پر بھی نہیں چلتی. فیئر سوشل جسٹس سسٹم اینڈ کرمنل جسٹس سسٹم, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. ایسے معاشروں کے اندر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا سوشل جسٹس سسٹم ہوتا ہے, سی جی ایس کرمنل جسٹس سسٹم ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو سوشل جسٹس ہے اس کا بھی حالات خراب ہے, اور جو سی جی ایس کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے بھی حالات خراب ہیں. جس طرح کرمنل جسٹس سسٹم کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں 3 امپورٹنٹ ادارے آتے ہیں. نمبر 1 پولیسنگ آتی ہے, نمبر 2 جوڈیشری یعنی کورٹس آتے ہیں, اور نمبر 3 پریزنز آتے ہیں, جیل خانے آتے ہیں. اگر آپ پولیس ایماندار آفیسر ہے, اس نے آپ کے خلاف کیس پراپر بنایا ہے, ایمانداری سے اس کو کیا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں, بہت کم ایسا ہوتا ہے, لیکن چلیں, تو جوڈیشری میں کرپشن ہو جائے گی. اور اگر ان دونوں اداروں میں ایک پراپر سسٹم چل رہا ہے تو آپ کی جو پریزنز ہیں, جو آپ کے جیل خانہ جاتا ہے, وہاں پر آپ کو بہت سی فیسلٹیز دے دی جائیں گی, یا پھر وہاں سے آپ کی معافی تلافی ہو جائے گی. تو جس ملک میں غریب کو سی جی ایس سے پراپر طریقے سے تو گزرنا ہے اور اس کی شاید سنوائی بھی نہ ہو سکے, لیکن جو طاقتور ہے وہ بچ جائے گا, تو اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. کیونکہ یاد رکھے گا اٹ از اگینسٹ ہیومن نیچر. اگر آپ کسی بھی مذہب کی بھی اسٹڈی کریں, اسلام کی یا کسی اور مذہب کی بھی اسٹڈی کریں, اسلام از اے دین,
ये तो मुकम्मल वे ऑफ लाइफ है। तो आपको एक कॉमनैलिटी मिलती है हर किस्म के रिलीजन में, दैट इज के पनिशमेंट का डर होता है और रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटी होती है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम सोसाइटी में पैरेलल चलना चाहिए। अब जब ये सिस्टम पैरेलल नहीं चलता तो क्या होता है, सोसाइटी ऑर्डर में नहीं रहती, सोशल ऑर्डर नहीं होता, माइट इज राइट आ जाता है, जंगल का कानून आ जाता है। तो आपको पता है जो जंगल का कानून है उसमें तो ताकतवर फैसिलिटेट होगा और कमजोर तमाम तर एबिलिटीज के होते हुए, तमाम तर बेहतरियों के होते हुए, तमाम तर अच्छाई के होते हुए वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकता। तो रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, माशरों में सोशल जस्टिस होता है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ नाम का नहीं होता, सिर्फ इदारे या दीवारें नहीं बनी होती, बल्कि एग्जीक्यूशन भी हो रही होती है उन पॉलिसीज की, और सोशल ऑर्डर बनता है, सोसाइटी एक ऑर्डर में चलती है और सबको पता होता है हम आंसरेबल है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था ना कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्रोडक्टिव यूज होता है, तो उनके यूज से जो पैसा कमाया जाता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो अमीर को टैक्स किया जाता है और गरीब पे एक्सपेंड किया जाता है, इसको कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक तालीम का निजाम होता है, एक हेल्थ की निजाम होता है, एक तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है, कम से कम ऐसा होता है कि किसी का हक ना मारा जाए। लेकिन जहां पर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होती वहां पर ऐसा नहीं होता। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इम्प्रूव्ड लेजिस्लेशन होती है। इम्प्रूव्ड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, वक्त के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स बदलती जाती है, वक्त के साथ साथ जरूरियात बदलती जाती हैं, इसी तरह वक्त के साथ साथ क्राइम की शक्ल भी बदलती जाती है। तो आपको नए दौर, नए अंदाज, नए सिस्टम और नई रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, नए प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली नए सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। तो वो इम्प्लीमेंट कब होंगे, जब ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट कानून साजी करेगी और उसको कानून का हिस्सा बनाएगी। तो इम्प्रूव्ड और प्रैग्मेटिक लेजिस्लेशन होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यू। कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि बहुत सौ के लिए। और पाकिस्तान में अगर आप देखें, वेल्थ टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है, या वेल्थ टैक्स के नाम पर बहस तो होती है। जिस तरह एक दौर था जिसमें वैट की बात हो रही थी, वैल्यू एडेड टैक्स की बात हो रही थी, या डायरेक्ट टैक्सेशन की बात हो रही थी कि जो जितने बड़े घर में रहता है, जो जितनी फैसिलिटीज यूज करता है, जो जितना एयर ट्रेवल करता है, जो जितना अच्छी जिंदगी गुजारता है, उसको उसके अकॉर्डिंगली वेल्थ टैक्स भी देना है। यहाँ पर तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, यानी वही टैक्स गरीब भी पे कर रहा है, कोई प्रोडक्ट खरीद के अमीर ने भी उतने की खरीदनी है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं होती, फिर वहां पर डायरेक्ट टैक्सेशन होती है। जो जितनी क्लास एफ्लुएंशियल है, जितनी पैसे वाली है और जितनी ज्यादा फैसिलिटीज ले रही है, उसको उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है नेशनल एक्सचेकर में, कौमी खजाने में। और प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट, वो तो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया। तो ये तो था बेसिक रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन स्ट्रेंथनिंग डिफरेंट सेक्टर्स। अब डिफरेंट सेक्टर्स में आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, सोशल सेक्टर भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँ, जैसा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये भी एहतसाब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि अकाउंटेबिलिटी जॉब देते हुए भी होती है कि कौन है जो इस सीट, इस पोजीशन, इस स्टेटस के काबिल है और कौन इसको बेहतरीन लेके जाएगा। इसको कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब, या मेरिटोक्रेसी भी आप कह सकते हैं। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी बनाई जाती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो कि रूलर और रूल्ड के दरमियान एक ब्रिज होती है, यानी एग्जेक्टिव्स और अवाम के दरमियान ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट करती है। अब वो जो एग्जीक्यूशन है, अगर वही बहुत स्लो हो रही हो, फॉर्मलिज्म हो, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कीजिए, रेड टेपिज्म हो, या फेवरेटिज्म हो, या नेपोटिज्म हो, तो फिर तो अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको इस तरह से डेवलप और रिफॉर्म किया जाता है कि वन विंडो ऑपरेशन होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि एक ही जगह पे जाके आपके बहुत से मसाइल का आपको हल भी मिल जाता है। तो अब आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला फर्दर इसका फिर हम अगला वेरिएबल भी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड भी स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं। याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक जब आपके सामने आता है, सबसे पहले आपने उसके सेगमेंट बनाने हैं, यानी उसको एक
पेज पे लिख के उसको सर्कल करना है, फिर उसका मेन थीम निकालना है, फिर उसके मेजर फीचर्स देखने हैं, किस किस एरिया या एस्पेक्ट पे एग्जामिनर ने फोकस करने को कहा है, और फिर उसकी आपने एक रफ आउटलाइन डेवलप करनी है। फिर रफ आउटलाइन में जब आप खाका बना लेंगे तो वो जो मेजर हेडिंग्स होंगी, फिर हर हेडिंग पे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और किसके अकॉर्डिंगली करनी है, थिंकिंग पैरामीटर के अकॉर्डिंगली, कि इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट क्या है, नेशनल इंटरनेशनल एस्पेक्ट क्या है। जिस तरह ये तमाम एस्पेक्ट्स मैंने इस वक्त आपके सामने डिस्कस किए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट सेशन कल के दिन होगा उसमें हम डिटेल में इन चीजों को करेंगे, और मेरी कोशिश ये होगी कि हम बहुत से टॉपिक्स करें, कम से कम 20 से 25 टॉपिक्स में हर सेशन में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और नए टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। और इन नए टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही होता है कि आप खुद से भी सोचें, थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज आपके पास आए। और एक और चीज मैं आपसे शेयर करता चलूं कि जहां तक कंपैरेटिव एग्जामिनेशन का ताल्लुक है, चाहे वो पाकिस्तान के सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस हो, या इंडिया में या बांग्लादेश में, जिस तरह इंडिया में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस हैं, यूपीएससी के अंडर होते हैं, 12 और कैटेगरीज है वहाँ एग्जाम की। फिर वहां पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ग्रेड 17 सब्जेक्टिव के पेपर होते हैं, या पाकिस्तान में पीसीएस, पीएमएस या सीएसएस के एग्जाम होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन तमाम एग्जाम्स का जो बेसिक सब्जेक्टिव स्किल है वो ये है कि आपने किस तरह से प्रॉब्लम यानी जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको अंडरस्टैंड किया, उसमें से मेन थीम और कोर सेंस, उसको कोर जो आप समझ ले की वर्ड्स थे उसको सेंस किया, और उसको किस तरह से फिर रिप्रोड्यूस किया। ये वो स्टेप्स हैं जिसको करते हुए आपके पास एक ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है रफ फॉर्मेट में, फिर जिसकी आप नीट आउटलाइन बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप फर्दर करते हैं। आगे जाके इंशाल्लाह हम पैराग्राफिंग की टेक्निक्स भी सीखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी के पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ्स को पैराग्राफ के साथ किस तरह कनेक्टर के साथ लिंक करते हैं, पैराग्राफ कनेक्टर कितनी टाइप के होते हैं, विद इन पैराग्राफ सेंटेंस कनेक्टर किस तरह के होते हैं, वेरिएबल कनेक्टर किस तरह होते हैं, कंक्लूजन का पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, क्या इनके कोई रूल्स भी हैं, अगर रूल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे लिखता है। फॉर एग्जांपल अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर इंग्लिश ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है उसका जो पहला सेंटेंस है वो कैसे शुरू करें, क्योंकि वो पहले सेंटेंस से आपका इंप्रेशन डेवलप होता है और उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, तो उसके भी लिखने की टेक्निक्स है। तो देयर इज लॉट ऑफ मोर टू लर्न अबाउट essay राइटिंग। और याद रखिएगा, इट इज नॉट ओनली अबाउट essay राइटिंग, इट इज अबाउट अटेम्प्टिंग द पेपर, क्योंकि बहुत से और सब्जेक्ट्स भी इसी रूल के तहत आपने करने हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जिसके बारे में आपने अपनी राय देनी होती है एग्जाम में बैठ के, रादर देन अपना आपने नॉलेज डिस्प्ले करना होता है। तो उसके लिए आपके पास कुछ राइटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।